नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वॉर रही है। कितने ही बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए पूरी तरीके से। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। आज के दिन ऑलमोस्ट सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रेस बैक किया जा सकता है इस एक वॉर से। वर्ल्ड वॉर 2 के छोटे मोटे किस्से तो मैंने आपको कई सुनाए हैं दोस्तों अपने पुराने वीडियोस में, लेकिन आज के वीडियो में आइए इसे गहराई से समझते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये है वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और एक फेमस पीस ट्रीटी साइन करी गई जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 से जितना भी नुकसान हुआ था उस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी देश की थी। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली कह रहे थे कि भाई ये वॉर जिन भी देशों के बीच में हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक भारी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की, और वो अपने सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही करना चाहते थे। नतीजा ये कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा गया बाकी और देशों को। ये आज के पैसों में $270 बिलियन होता है। ये इतना सारा पैसा होता है कि यकीन नहीं करोगे, साल 2010 में जाके जर्मनी ने आखिरी पेमेंट करी थी इस पैसे की। ऑलमोस्ट 100 साल का समय लग गया। और आप सोचोगे कि ये पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली देश से आते, जनता से आते। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है जर्मनी के द्वारा साल 1921 में, और तुरंत बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क। इतनी तेजी से ये डीवैल्यू होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट थी 160 मार्क्स। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क्स। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है कू करके। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल रहता है, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में और बढ़ जाती है। इसकी वजह से लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जर्मनी की जो एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है, जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ये देश में रह रहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को बहकाना आसान था। हिटलर कहता है कि जो देश में ज्यूज और सोशलिस्ट लोग रहने लग रहे हैं, गलती इनकी है, इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है, भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी बात मैंने करी थी राइज ऑफ हिटलर वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं जर्मनी में। ढेरों लोग बेघर हो गए, बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। नतीजा ये, साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। अपने हाथों फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने निकल पड़ता है। एक जर्मन राइश, एक ऐसा राज्य जो रेशियली प्योर होगा, सिर्फ आर्यन रेस के लोग यहाँ पर रहेंगे। ज्यूज और स्लाविक लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। लोगों के अंदर नफरत घोलने के लिए एक ज्यूडियो बोल्शेविज्म की कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है। इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी साल 1917 में, वो एक्चुअली में ज्यूज ने करवाई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन हुई। साल 1935 में बाकी दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स है। आप पूछोगे ये कौन सी बड़ी बात है, हर देश के पास अपनी एक एयरफोर्स होती है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई में दोस्तों ये कंडीशन लिखी गई थी कि जर्मनी के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं हो सकती।
ये एक बड़े ही ओपन तरीके से हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई को वायलेट कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटेन में कई लोगों को लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में लिखा गया था वो जर्मनी के लिए बहुत अनफेयर था। हम इतना ज्यादा पैसा उनसे चार्ज कर रहे हैं, देखो उनके देश की हालत क्या हो गई इसकी वजह से। और फिर ये भी लिखा गया है कि देश की अपनी मिलिट्री भी नहीं हो सकती, इतना नहीं करना चाहिए हमें। जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता है। इसके तहत फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि हिटलर के पास अधिकार है कि वो अपनी नेवी बना सके, जर्मनी की अपनी खुद की एक नेवी हो सके। लेकिन जर्मनी की बढ़ती मिलिटराइजेशन देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर एक 450 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन खड़ी करता है। इसे नाम दिया जाता है दी मैगिनॉट लाइन। साल 1938 हिटलर को जब लगता है कि उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो चुकी है, वो अपनी पहली नजर डालता है बगल के ऑस्ट्रिया देश पर। ऑस्ट्रिया का देश हिटलर के लिए मस्ट हैव देश था। वो चाहता था कि सारे जर्मन स्पीकिंग देश एक ही देश बनकर रहे। असली मकसद यहाँ पर सिर्फ यही नहीं था कि और देशों पर कब्जा किया जाए अपनी प्राइड के लिए, बल्कि ये भी था कि बाकी देशों के रिसोर्सेज यूज किए जाए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिन लोगों को हिटलर रेशियली सुपीरियर मानता था, अपने आर्यन रेस के लोग, उन्हें वो लेबेंसराउम देना चाहता था, लिविंग स्पेस देना चाहता था, ताकि वो लोग खुलकर रह सके। फरवरी 1938 में हिटलर ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट शूशनिक से मिलता है। जबरदस्ती करके एक एग्रीमेंट साइन करवाई जाती है। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन सरकार में जगह देता है। ऑस्ट्रियन सरकार को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है अपने बंदे अपॉइंट करके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हांस फिशबर्ग, इन्हें नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना था ऑस्ट्रिया का। ये एक नाजी थे और बाकी सारे जेल में रखे गए नाजीज को ये जेल से रिहा करते हैं। एक महीने के अंदर अंदर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर को लगता है अगर हमें सही में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना होगा तो क्यों ना जनता से ही पूछ लिया जाए, क्या ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है या फिर नाजी के साथ मिलकर एक देश हो जाए। एक नेशनल वोट करा जाए इस चीज को लेकर। जैसे ही ये नेशनल वोट की खबर पता चलती है हिटलर को, हिटलर तुरंत अपनी आर्मी को ले जाकर मार्च कर देता है ऑस्ट्रिया के अंदर। वियना शहर के अंदर जर्मन मिलिट्री घुसती है। ऑस्ट्रियन चांसलर कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, वो अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं। हिटलर अपनी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के थ्रू फर्जी खबरें फैलाता है कि वियना में राइट्स होने लग रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और कम्युनिस्ट लोग इन दंगों के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए ऑस्ट्रिया की सरकार ने हमारी आर्मी को बुलाया है ताकि हम देश की रक्षा कर सके। अगले ही दिन ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहता। बिना किसी खून खराबे के ये इन्वेजन सक्सेसफुल रहता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि इस वक्त ऑस्ट्रिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो हिटलर के फेवर में थे एक्चुअली, क्योंकि वो भी प्रोपेगेंडा का शिकार बने हुए थे। उन्हें लगता था कि हिटलर का इन्वेजन एक अच्छी चीज है, देश सुपर पावर बन जाएगा इस तरीके से। ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमाने के बाद हिटलर की नजर जाती है अगले देश पर, चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर एक रीजन था सुडेटनलैंड करके। यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनमें से करीब 30 लाख लोग जर्मन्स थे। हिटलर इस पॉइंट को एज एन एक्सक्यूज यूज करता है, ये कहते हुए ये वाला जो रीजन है ये तो फॉर श्योर हमारा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जर्मन्स रहते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलेन की। ये किसी भी हालत में एक और वॉर नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि चलो हिटलर जो मांग रहा है उसे दे देते हैं तो शांत बैठे रहेगा, वॉर नहीं होगी। इसी रीजन से सितंबर 1938 में एक म्यूनिक एग्रीमेंट साइन करी जाती है। The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. इसके तहत ये जो सुडेटनलैंड का रीजन था ये जर्मनी को दे दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर प्रॉमिस करे कि कोई वॉर नहीं होगी यहाँ पर। हिटलर खुशी खुशी चेकोस्लोवाकिया के इस टुकड़े को अपने पास ले लेता है, लेकिन एक साल भी नहीं लगता इस म्यूनिक एग्रीमेंट को तोड़ने में। मार्च 1939 हिटलर अपनी आर्मी को ले जाकर बचे हुए चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करता है। पहली बार यहाँ पर थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बड़ी ही आसानी से जर्मन आर्मी इसे जीत जाती है और देश को दो में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक जर्मन टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाता है एक हिस्सा देश का, और दूसरा एक नाजी क्लाइंट स्टेट बनाई जाती है, एक पपिट सरकार बनाई जाती है स्लोवाक रिपब्लिक नाम से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चेम्बरलेन को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है इसकी वजह से। विंस्टन चर्चिल ने बड़े फेमसली कहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, You were given the choice between war and dishonor. You chose dishonor and you will have war. हिटलर की नजर अब अगले देश पर पड़ती है जो कि है पोलैंड का देश। पोलैंड पर कब्जा जमाने के लिए हिटलर बड़ी चालाकी से सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है साल 1939 में। ऊपर ऊपर से देखकर लगेगा कि हिटलर तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट से नफरत करता था, ये कैसे कर लिया। इसके पीछे सिर्फ कारण था पोलैंड को इन्वेड करना।
सोवियत यूनियन भी पोलैंड का हिस्सा चाहता था। तो इस सिचुएशन में दोनों देशों के इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते थे। 1 सितंबर 1939 करीब 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड की तरफ चलने लगते हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों से हमला किया जाएगा। इस समय पर बाकी देश देखकर हैरान रह जाते हैं। यूके और फ्रांस को लगता है ये तो अब हद पार हो रही है। अगर इसी तरीके से हिटलर एक के बाद एक देश पर कब्जा करता गया तो अगला नंबर हमारा भी आएगा, दुनिया का क्या होगा, हम और टॉलरेट नहीं कर सकते। यूके एक अल्टीमेटम देता है हिटलर को, पोलैंड पर इन्वेजन किया तो यहां पर हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे जर्मनी के अगेंस्ट। हिटलर इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है, जिसके चलते यूके ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के अगेंस्ट वॉर। इसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। यूके के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन अनाउंसमेंट में ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो पर, A state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ टाइम था दोस्तों, यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली में शुरू नहीं हुई थी। इस पीरियड को फोनी वॉर करके पुकारा जाता है। फोनी वॉर मतलब ऐसे ही झूठ मूठ की वॉर। कहने के लिए इन सारे देशों ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इनमें से किसी भी देश ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। और पोलैंड की अपनी आर्मी बहुत ही ओल्ड फैशन थी, ये अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी आर्मी में। जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाए और ना ही ब्रिटेन ना ही फ्रांस इन्हें बचाने आ पाया। करीब 13 लाख लोग पोलैंड की तरफ से मोबिलाइज हुए थे, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं लगा जर्मन आर्मी को इन्हें हराने में। 8 सितंबर 1939 जर्मन ट्रूप्स पोलैंड पर कब्जा जमा लेते हैं। यहां मेंशन करना बनता है दोस्तों हिटलर की रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता था। इसकी मदद से हिटलर ने काफी देशों को सक्सेसफुली इन्वेड किया। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जिसमें स्पीड और स्टेल्थ पर फोकस किया जाता था। इतनी तेजी से हम दूसरों के देश में इन्वेड करेंगे टैंकों का इस्तेमाल करके कि दूसरों को मौका ही नहीं मिल पाएगा सोचने का। फिर ऊपर से हमारी एयरफोर्स आएगी जिसे लुफ्टवाफे कहा जाता था, और इन्वेजन जो है वो एक लाइटनिंग स्पीड से होगा। ब्लिट्ज शब्द का मतलब जर्मन में लाइटनिंग होता है। हिटलर का फोकस था छोटी से छोटी वॉर्स लड़ी जाए, ऐसी वॉर लड़े वो जो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, एक हफ्ता भी ना लगे। इस ब्लिट्जक्रीग को मेंटेन करने के लिए जर्मन सोल्जर्स को ड्रग्स भी दिए जाते थे। सही सुना आपने, पेरविटीन नाम का एक ड्रग बड़ा कॉमन था जिसे आज के दिन हम क्रिस्टल मेथ नाम से जानते हैं। Confidential military communiques reveal the Allies suspected the Nazis were using something to supercharge their troops, but they had no idea what it was. इस ड्रग को जब लिया जाएगा तो आपकी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है, रात को आपको सोने की जरूरत नहीं, आपकी भूख प्यास कम हो जाती है, दर्द कम लगने लगता है और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। ऐसे ड्रग्स सोल्जर को देना बहुत ही एडवांटेजेस प्रूव हुआ। हालांकि उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत यूजफुल। दूसरी तरफ के सोल्जर्स रात को सोने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन जर्मन सोल्जर्स दिन रात करके 2-3 दिन में ही काम निपटा सकते हैं। आगे आप कहानी में देखोगे कि ब्लिट्जक्रीग की मिलिट्री स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल प्रूव होती है जर्मनी के लिए। पोलैंड पर वापस आए तो पोलैंड को ना सिर्फ हिटलर के द्वारा इन्वेड किया जाता है, बल्कि दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन भी इन्वेड करता है। हार के बाद पोलैंड का 2 में पार्टीशन कर दिया जाता है। आधा हिस्सा नाजी जर्मनी के पास गया, बाकी आधा सोवियत के पास। सोवियत अपना लॉजिक देता है कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले ये एरिया जो था वो एक्चुअली में सोवियत का ही था, इसलिए वो उसे डिजर्व करते हैं। लेकिन सोवियत के पर्सपेक्टिव से एक और देश था जो 1917 से पहले रशियन एम्पायर का हिस्सा था। ये देश था फिनलैंड। स्टालिन को डर था कि जर्मनी अब फिनलैंड को इन्वेड करेगा, और स्टालिन हिटलर पर इतना ट्रस्ट नहीं करता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज में यह होती कि लेनिनग्राड शहर जहां स्टालिन रहता था वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था फिनिश बॉर्डर से। अगर फिनलैंड को एक्चुअली में नाजी जर्मनी के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता तो बहुत पास आ जाते स्टालिन के घर के। इसलिए इससे पहले वेट किया जाए कि हिटलर आके फिनलैंड पर कब्जा जमाए अपना, सोवियत यूनियन फिनलैंड को कहता है कि मुझे अपनी टेरिटरी दे दो। फिनलैंड ऑब्वियसली मना कर देता है और सोवियत फिर मिलिट्री एक्शन लॉन्च करता है फिनलैंड के अगेंस्ट नवंबर 1939। ये वाली लड़ाई भी बड़ी इम्बैलेंस्ड लड़ाई थी। सोवियत यूनियन की आर्मी कहीं ज्यादा बड़ी थी फिनलैंड के कंपैरिजन में, उनकी इक्विपमेंट भी बहुत बेहतर थी। लेकिन 2 महीने से ज्यादा तक ये लड़ाई चलती है और सोवियत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। फाइनली मार्च 1940 में ये बैटल खत्म होती है और एक मॉस्को पीस ट्रीटी साइन करी जाती है, जिसके तहत फिनलैंड 11% अपनी जमीन सोवियत यूनियन को दे देता है अपनी तरफ की। इस बीच हिटलर की नजर एक्चुअली में फिनलैंड पर नहीं थी,
बल्कि नॉर्वे और डेनमार्क पर थी। अप्रैल 1940 में हिटलर अपने प्लान्स प्रिपेयर करता है कि कैसे नॉर्वे और डेनमार्क को कंट्रोल में लिया जाएगा। 9 अप्रैल 1940 हिटलर अपनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है नॉर्वे और डेनमार्क के देश में इन्वेड करने के लिए। ये लड़ाई भी ज्यादा दिन नहीं चलती। दोनों बहुत छोटे से देश है, कहां से compete कर पाएंगे जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। नॉर्वेजियन सरकार अपनी जान बचाकर भाग निकलती है लंदन की ओर और लंदन में जाकर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई जाती है। हिटलर नॉर्वे में अपनी एक पपिट प्रो नाजी सरकार खड़ी कर देता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन अपने फेलियर को स्वीकार करते हैं। फेलियर की वो अपने आसपास के इतने सारे देशों को बचा नहीं पाए नाजी इन्वेजन से। इसी के चलते 10 मई 1940 को वो अपना इस्तीफा दे देते हैं प्रधानमंत्री की पोजीशन से। I sought an audience of the King this evening and tendered to him my resignation, which His Majesty has been pleased to accept. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague, Mr. Winston Churchill, the task of forming a new administration on a national basis. प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मिलती है द इनफेमस विंस्टन चर्चिल को। सेम दिन 10 मई को हिटलर एक हमला लॉन्च करता है फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग के देशों के खिलाफ। ये एक ऑल आउट वॉर का ऐलान था। सबको दिख रहा था कि हिटलर अब रुकने वाला नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कैसे फ्रांस ने अपनी एक मैगिनॉट लाइन बनाई थी। उन्हें पहले से ही डर था कि हिटलर कहीं उनके देश पर हमला ना कर दे, तो उन्होंने बॉर्डर पर दीवार बनानी शुरू कर दी थी। अब इस दीवार के पास फ्रेंच ट्रूप्स जाकर खड़े हो जाते हैं अपने देश को बचाने के लिए। That the fate of Holland and Belgium, like that of Poland, Czechoslovakia and Austria, will be decided by the victory of the British Empire. बेल्जियम और लक्समबर्ग के बॉर्डर्स पर एलाइड फोर्सेस खड़ी है इन देशों को बचाने के लिए। हिटलर अपनी ट्रेडमार्क ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। 1000 से ज्यादा फाइटर बॉम्बर एयरप्लेन्स, जमीन पर करीब 30 लाख लोग जर्मन आर्मी के पास थे ऑफेंस के लिए। इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ फ्रांस। जर्मन ट्रूप्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी। ग्रुप बी का काम था कि वो नेदरलैंड्स में हमला बोले और फिर बेल्जियम में जाकर एलाइड फोर्सेस के साथ लड़े। ग्रुप सी का काम था कि वो मैगिनॉट लाइन पर जाकर हमला बोले। और आप पूछोगे ग्रुप ए का प्लान क्या था? ग्रुप ए एक्चुअली में मास्टर प्लान था। ग्रुप सी का जो हमला था मैगिनॉट लाइन पर, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि ग्रुप ए छुपके से अपना मास्टर प्लान कर सके। फ्रांस के अंदर एंटर करना आर्डेनिस फॉरेस्ट के थ्रू। ये फॉरेस्ट एक बड़ा जंगल था जिसे फ्रांस के मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते थे कि एक बड़ी फोर्ट्रेस की तरह है। जर्मन आर्मी कभी भी इस जंगल के थ्रू नहीं आएगी क्योंकि आना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मन आर्मी एग्जैक्टली इसी फॉरेस्ट के थ्रू आएगी। 40,000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल करके ग्रुप ए इस फॉरेस्ट के थ्रू घुसता है। 15 मई 1940 को ये सेडान को कैप्चर कर लेते हैं और नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं। जो ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी के सोल्जर्स एक्चुअली में बेल्जियम में लड़ रहे थे ग्रुप बी के साथ, उन्हें बड़ा झटका लगता है देखकर कि अचानक से यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स उनके पीछे से आ गई है। इन सोल्जर्स को 3 दिशाओं से घेर लिया जाता है नाजी आर्मी के द्वारा। भागने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, समुद्र की ओर, डनकर्क के पोर्ट के पास, और वहीं से ही ये भागने का प्लान बनाते हैं। डनकर्क में जो होता है ये वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ था। बात क्या थी कि करीब 4 लाख एलाइड ट्रूप्स डनकर्क के बीचेस पर फंसे हुए थे। एलाइड शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका बेसिकली मतलब है ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी। जो देश हिटलर के खिलाफ फाइट कर रहे थे, उनके ग्रुप को, उनके कोलिशन को एलाइज कहा जाता है, और जो लोग हिटलर के साथ फाइट कर रहे थे उन्हें एक्सिस पावर्स कहा जाता है। तो इन एलाइड सोल्जर्स को टाइम पर बचाना बहुत जरूरी था क्योंकि बड़ी तेजी से नाजी की आर्मी वहां पर आगे बढ़ रही थी। इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, समुद्र के थ्रू ही इवैक्यूएट कर सकते थे। अगर टाइम पर नहीं किया तो 4 लाख ट्रूप्स यहाँ पर मारे जाएंगे। बहुत बड़ा झटका लगेगा ब्रिटेन और फ्रांस को, शायद वो अपने देश भी हमेशा के लिए खो दे। विंस्टन चर्चिल एक प्लान बनाते हैं इन सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने का। 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनेमो लॉन्च किया जाता है। मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन। जमीन पर जर्मन आर्मी ऑलमोस्ट बीच तक पहुंच चुकी थी, ट्रूप्स पर फायर करने लग रही थी। आसमान में जर्मन एयरफोर्स बीच पर हमला कर रही थी। क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़ी ऐतिहासिक फिल्म है डनकर्क नाम से, जो यहाँ हुई घटनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाती है। इस फिल्म में 3 जगहों पे फोकस किया जाता है इवैक्यूएशन के। पहला, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का काउंटर अटैक। जो ब्रिटिश जहाज यहाँ बचाने आ रहे हैं एलाइड सोल्जर्स को, ब्रिटिश एयरफोर्स उन्हें कवर दे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। दूसरा, इंग्लिश चैनल में मौजूद कुछ प्राइवेट फिशिंग बोट्स हैं। ये आम सिविलियन लोग हैं जो इवैक्यूएशंस में मदद करने निकल पड़ते हैं। और तीसरा, डनकर्क के बीच पर जो कहानी चल रही है, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
4 जून 1940 करीब 3.5 लाख सोल्जर्स को सक्सेसफुली इवैक्यूएट कर दिया जाता है, जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा होगा। लेकिन बुरी खबर यह होती है कि ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट एलाइड फोर्सेस का खत्म हो जाता है इस इवैक्यूएशन में। कुछ दिन बाद 22 जून 1940 फ्रांस हिटलर के सामने सरेंडर कर देता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इटली देश था, वहां भी एक डिक्टेटर का राज था मुसोलिनी नाम से। वो हिटलर के साथ अलायंस बनाता है फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। जो इटली और जर्मनी की अलायंस बनती है उसे पैक्ट ऑफ स्टील कहा जाता है। ये दोनों देश फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करते हैं 10 जून को। तो जुलाई 1940 तक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हिटलर ने अपने आसपास के ऑलमोस्ट सारे देशों पर कब्जा जमा लिया है। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, फ्रांस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब यूरोप में सिर्फ 3 बड़े देश बचे हैं, हिटलर का जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक पीस एग्रीमेंट है, तो हिटलर को सोवियत यूनियन से डरने की कोई जरूरत नहीं। सोवियट्स कभी हमला नहीं करेंगे जर्मनी पर। ब्रिटेन इकलौता देश है अब जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा है। आप पूछोगे अमेरिका का क्या? अमेरिका दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अमेरिका ने अपने हाथ पीछे रख रखे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो हुआ था उसके बाद अमेरिका ने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूरोप में जो भी होता रहे मैं अपने हाथ दूर रखूंगा यहाँ से। तो ये बात बड़ी साफ है कि अगर इस समय पर लड़ना बंद कर दिया जाए तो हिटलर इस वॉर को जीत चुका है। इतना बड़ा अपर हैंड है हिटलर के पास। तो फिर कैसे होता है ये कि सिचुएशन पलटती है और ब्रिटेन जर्मनी को हरा पाता है? We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. इस कहानी की बात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, वर्ल्ड वॉर 2 के पार्ट 2 वाले वीडियो में। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल दिया, अब तो अगला वीडियो पता नहीं कितने महीनों बाद आएगा। चिंता मत कीजिए, ज्यादा दिन आपको सस्पेंस में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस बारी दोनों वीडियोस को साथ में बनाया गया था और साथ में एडिट किया गया था। तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हिटलर ने कैसे प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जर्मनी की जनता को ब्रेन वॉश करने में। बेसिकली हिटलर ने कैसे सत्ता अपने हाथों में ली। इस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी, तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।